सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good morning to all of you once again. Today we are going to discuss about various tools which are used in Foundry Shop. So we will take them one by one and try to understand its construction, how it's used in Foundry. Okay. So the first tool which we are using in Foundry is hand riddle. हैंड रिडल मतलब क्या होता है, जैसे हाथ से जो छलनी होती है उस तरीके का ये होता है टूल, और इट कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रीन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कुलर वायर मैश इक्विप्ड विद सर्कुलर वुडन फ्रेम। तो जो इसकी फ्रेम होती है वो जनरली वुडन होती है या मेटेलिक फ्रेम्स भी इसमें यूज करते हैं। एंड वी हैव ए वायर मैश, यानी एक जाली लगी होती है इसके नीचे की साइड में। इट इज जनरली यूज फॉर क्लीनिंग द सैंड फॉर रिमूविंग फॉरेन मटेरियल सच एज नेल्स, शॉर्ट मेटल्स, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड एटसेट्रा फ्रॉम इट। तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, जो सैंड हम काम में लेने वाले हैं उसमें फॉरेन एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब गंदगी रहती है कई तरह की। उसमें कुछ लोहे की कीलें हो सकती हैं, कुछ शूट हो सकता है, कुछ मेटल के पीसेस हो सकते हैं, कुछ लकड़ी के पीसेस हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको सबको हम जब मोल्ड बनाएं उसके टाइम में हम इस सैंड में ना रखें, उसको निकाल दें, तो हमें इसमें इसको छानना पड़ता है। इवन पावर्ड ऑपरेटेड रीडल्स आर अवेलेबल फॉर रिडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो आप देखते हैं जब घरों का काम चलता है तो बहुत बड़े बड़े पावर रीडल्स भी होते हैं जिसके अंदर में बड़ी सी जाली लगी होती है और उस पर बजरी डाली जा रही होती है जिससे वो छन जाती है। तो ये जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम पावर रीडल्स यानी कि इलेक्ट्रिक से या फिर इंजन से ऑपरेट होने वाले रीडल्स भी काम में ले सकते हैं। तो ये ज्यादा वॉल्यूम के लिए काम में लेते हैं, कम वॉल्यूम के लिए हम हाथ से ही इसको छानते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि हमें कितनी बारीक सैंड चाहिए या कितनी मोटी सैंड चाहिए, ये उसकी वायर मैश की साइज पे डिपेंड करता है। वायर मैश की साइज का मतलब क्या है कि जो भी रिडल है, जो जाली लग रही है उसके अंदर में, उसकी मैश साइज क्या है। मैश साइज का क्या मतलब है कि उसमें कितने छेद हैं। मान लीजिए हमारे पास सेम साइज की छलनी है, रिडल है, और उसके अंदर में ज्यादा छेद होंगे, इसका मतलब है वो बहुत छोटे होंगे, और कम छेद होंगे तो इसका मतलब है कि वो बड़े बड़े छेद होंगे, तभी वो कम नंबर ऑफ जो होल्स है वो कम है। तो जैसे जैसे आपकी जो साइज ऑफ होल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका मोटी सैंड आपको मिलेगी, और जैसे जैसे बारीक होता जाएगा वैसे वैसे आपको पतली सैंड मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमें मोटी सैंड की भी कई जगह रिक्वायरमेंट होती है और कई जगह पतली सैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक ही बार में क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो रिडल्स हैं यानी जो छलनी है उनको एक के बाद एक लाइन से लगा देते हैं, और सबसे ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, हमारा सैंड है हम उसको उसमें डालते हैं, और वो वन बाय वन, लेयर बाय लेयर क्या होता है, फिल्टर होती चली जाती है, और नीचे तक सबसे बारीक सैंड बचती है। जो सबसे मोटी सैंड होती है वो ऊपर की रिडल में पास ऑन होती है और वहीं पे रुक जाती है, और उससे हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड रिडल अलग हो जाती है, थर्ड रिडल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वन बाय वन उनको अलग अलग कर लेते हैं, और उस सैंड का जो साइज होता है वो साइज होता है उस होल के साइज के अनुसार। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि हमें क्या सैंड का साइज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम घर की बात करें तो यदि आप प्लास्टर करते हैं तो पतली सैंड काम में लेते हैं, लेकिन जब आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, मशीनरी वर्क करते हैं, तो आप मोटी सैंड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर के रेडल्स में आपके पास सैंड इकट्ठी हुई है उसको हम लोग नॉर्मल उसमें काम में ले सकते हैं जो मशीनरी वर्क है, और जब फाइन जो हमारे पास सैंड इकट्ठी हुई है उसको हम लोग प्लास्टर में काम में ले सकते हैं। तो डिफरेंट यूटिलिटीज हैं। सिमिलरली मोल्ड के अंदर में भी हम लोग अलग अलग साइज की सैंड लेते हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज शॉवल। शॉवल क्या होता है, आप लोगों ने देखा है हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेलचा। तो बेलचा हम इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर में। और उससे क्या करते हैं, इसमें जो आगे का पार्ट होता है वो एक मेटेलिक पोर्शन होता है और पीछे उसमें वुडन हैंडल होता है। तो हम उस लंबे से वुडन हैंडल को पकड़ के क्या करते हैं, जो भी मिट्टी है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ में डालने का काम करते हैं। और इट मे बी यूज फॉर मिक्सिंग, टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग द फाउंड्री सैंड। तो हमें कई बार क्या होता है, दो तीन तरह की सैंड को मिक्स करना है, तो भी हम शॉवल की मदद से उनको सैंड को आपस में मिक्स कर सकते हैं, टेम्परिंग कर सकते हैं और कंडीशनिंग कर सकते हैं। यानी कभी हमें उसके अंदर में वाटर ऐड करके उसको मिक्स करना है, तो ये सारे काम हम क्या करते हैं, शॉवल की मदद से करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मूविंग, ट्रांसफॉर्मिंग द मोल्ड सैंड टू द कंटेनर एंड द मोल्ड। तो कई बार क्या होता है, जब आपकी सैंड प्रिपेयर हो गई तो बड़े बड़े मोल्डिंग जो आपके पास बॉक्सेस होंगे, जो आपके पास में कंटेनर्स होंगे, उसमें भी आपको मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो हम शॉवल की मदद से क्या करते हैं, उठा उठा के उनके अंदर में सैंड को डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉवल का यूटिलिटी होती है। देन यदि हम बात करें रीमर्स, तो आप देख पा रहे हैं आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर रीमर्स दिखाए हुए हैं आपको। डिफरेंट टाइप्स के रीमर्स हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है, टू रीमिंग द सैंड,
तो जब आप एक बार पूरी मिट्टी को क्या करते हैं बॉक्सेस में भर देते हैं तो वो काफी क्या होती है स्पॉन्जी होती है, वो दूर दूर रहते हैं उसके पार्टिकल्स, यानी वो टाइट नहीं होती है। तो हमें जरूरत है कि हम उसको रीम करें, यानी कि हम उसको ऊपर से ठोकें, और जिससे क्या होगा वो जो जो सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो क्लोजली कॉम्पैक्ट हो जाए, नजदीक आ जाए। तो हमें ऊपर से क्या होता है उसको प्रेशराइज करना होता है, ऊपर से उसको मारना होता है, हैमर करना होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीमर्स आपको शो कर रखे हैं, देखिए। तो ये हैंडल है इसके, और इसमें जो आगे की तरफ में दिख रहा है ये रीमर्स के हेड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग हेड है, यहाँ पर आप दोनों साइड में हेड देख पा रहे हैं, इधर पर भी आपको सर्कुलर हेड दिख रहा है, ट्रिपोजोइडल हेड दिख रहा है। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसा साइज हो या जैसी लोकेशन हो, उसके हिसाब से आप रीमर यूज कर सकते हैं। These are required for striking the molding sand mass in molding box to pack or compact it uniformly all around the patterns। तो जो पैटर्न आपने लगाया है, पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लकड़ी का हम पैटर्न बनाते हैं उसके ऊपर जब हमने मोल्डिंग सैंड डाल दी है तो हम उसको रीम करते हैं रीमर्स की मदद से। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस। देन स्प्रू पिन। तो स्प्रू पिन यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या होता है एक तरह से कोनिकल शेप का होता है, एक साइड में इसका डायमीटर बड़ा होता है और एक साइड में इसका डायमीटर छोटा होता है, और ये लेंथ डिफरेंट मतलब लेंथ और साइज के अंदर में अवेलेबल होते हैं। तो स्प्रू पिन क्या होता है, इट इज अ टेपर्ड रॉड ऑफ वुड और आयरन विच इज प्लेस्ड और पुश्ड इन द कोप टू जॉइन मोल्ड कैविटी व्हाइल द मोल्ड सैंड इन द कोप इज बीइंग रैम्ड। तो क्या होता है, इसको हम जब रैमिंग करते हैं उससे पहले ही हम इसको उसके अंदर डाल देते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, तो देखिए आपने नीचे तो आपका पैटर्न रख दिया है, उसके ऊपर में मिट्टी डाल दी है, तो हम जब गर्म मेटल डालेंगे तो वो उस तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए हमें एक कैविटी रखनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी। तो हम वहां पर स्प्रू पिन रख देते हैं। तो ये लकड़ी का या मेटल का स्प्रू पिन होता है, और इसको हम ऊपर से डालते हैं, और ये नीचे आपका जो पैटर्न है वहां तक ये उसको टच करता है, और ये क्या काम करेगा, ये वहां पर कोई मिट्टी को आने नहीं देगा, और हम उसके चारों तरफ में जो मिट्टी बाद में डाली है उसको हम रीमिंग कर देंगे, टाइट कर देंगे। तो ये जो एक आप स्प्रू पिन देख रहे हैं ये एक कैविटी रखेगा जिससे कि हम मेटल को बाद में पोर कर सकें। तो अभी हम इसको जब एक बार रीम कर देंगे, बहुत अच्छे से इसको टाइट कर देंगे मिट्टी को, उसके बाद हम इस स्प्रू पिन को धीरे से अलग कर देंगे, निकाल देंगे। तो हमारे पास एक पासेज बच जाएगा और टेपर्ड पासेज बचेगा, यानी कि स्लांट रहेगा वो दोनों साइड से। सीधा यदि हम डालेंगे तो नीचे का मोल्ड खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सीधा नहीं डालते हैं, कोई भी मोल्डन मेटल होता है उसको हम स्लांटेड में डालते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो पाथ होता है उसको हम कर्व रखते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे उस पर स्लाइड होता हुआ जाए, ना कि डायरेक्ट उसके ऊपर में टच करे। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ स्प्रू पिन। देन ट्रॉवेल्स। तो आप ट्रॉवेल्स देख रहे हैं, हिंदी में हम लोग कई बार कन्नी बोलते हैं इसको, आप लोगों ने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं इस तरह का ट्रॉवेल्स होता है, खुरपी बोलते हैं हम, कई बार इसको गार्डनिंग में भी यूज करते हैं इस तरीके की शेप के। तो इन फाउंड्री वी आर कॉलिंग इट ट्रॉवेल्स। तो इनके अलग अलग साइज और शेप हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मोल्ड जो आप बना रहे हैं। तो इनका काम क्या होता है, दीज आर यूज्ड टू फिनिश फ्लैट फेसेस एंड कॉर्नर्स इनसाइड द मोल्ड। तो जो आप मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड किसको कहते हैं हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, जब हम पैटर्न रखने के बाद सैंड को रीम कर देते हैं, रीमिंग करने के बाद हम उसको उल्टा करके उसमें से पैटर्न को अलग कर देते हैं, तो एक कैविटी बचती है, वहां एक खाली जगह बचती है, खांचा बचता है, उसको हम मोल्ड बोलते हैं। तो मोल्ड में जब हम बनाते हैं उसमें से जैसे ही हम पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरी मिट्टी जो थी वो अपनी जगह पे रहे, हो सकता है कहीं से कुछ मिट्टी गिर जाए नीचे, या फिर कुछ मिट्टी आपके पैटर्न के साथ चिपक के बाहर आ जाए, या फिर निकालते वक्त किसी वजह से हिलने की वजह से भी कोई उसकी एज या फिर कोई पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें उन सबको वापस रिपेयर करना होता है। और रिपेयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रॉवेल्स काम में लेते हैं। तो इसमें हल्की सी अलग से मोल्डिंग सैंड हम बाहर से लेते हैं, और जहां भी हमारा कोई कैविटी बन गई है या टूट फूट हुई है, हम उसको बहुत बारीकी से उसको रिपेयर करते हैं, उनको वापस से ठीक करने का काम करते हैं। इसी तरह से सरफेस को भी हम लोग पूरी सरफेस को वापस से इसकी मदद से क्या करते हैं, एक बार फिनिशिंग दे देते हैं, जिससे कि जब हम उसके अंदर मेटल भरें तो किसी भी तरह की डिफेक्ट नहीं हो, किसी तरह से उसके अंदर में मेटल एक्स्ट्रा या कम नहीं पड़ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। दे आर मेड ऑफ आयरन विद अ वुडन हैंडल। तो ये जो जनरली होते हैं ये आयरन के बने होते हैं, और इनका जो पीछे हैंडल होता है वो वुडन दिया जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रॉवेल्स। देन वी हैव लिफ्टर्स। तो लिफ्टर्स का काम क्या है, एज द नेम सजेस्ट, लिफ्ट करना, निकालना, लिफ्ट करके। अ लिफ्टर इज अ फिनिशिंग टूल फॉर रिपेयरिंग द मोल्ड एंड फिनिशिंग द मोल्ड सैंड। तो जो मोल्ड होता है, जो मोल्ड कैविटी होती है, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग कई बार ठीक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं अंदर कुछ मिट्टी के
कुछ लम्प्स हैं या कुछ ढेले हैं वो नीचे गिर जाते हैं, या कुछ मिट्टी नीचे की तरफ में आपको दिखता है वो नीचे गिरी हुई है, ठीक है, तो हमें उसको बाहर निकालना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लिफ्टर हम इसको क्या करते हैं, अंदर डाल के धीरे से उस मिट्टी को और बाहर की साइड में पुश कर लेते हैं, बाहर की साइड में लिफ्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको लिफ्टर कहते हैं। तो हमें, क्योंकि वहां पर बहुत छोटे छेद होते हैं कई बार, तो हमारी हाथ नहीं पहुंच सकते वहां पर, या हम लोग उनको इजीली नहीं निकाल सकते हैं किसी और टूल की मदद से, तो वहां पर हम सिर्फ लिफ्टर काम में लेते हैं। लिफ्टर इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव लूज सैंड फ्रॉम द मोल्ड। तो जो लूज सैंड है, जो उसमें चिपकी नहीं है, जो एक्स्ट्रा सैंड है, उसको भी बाहर निकालने के हमारे काम आता है लिफ्टर। ओके, देन द नेक्स्ट इज स्ट्राइक ऑफ बार। स्ट्राइक ऑफ बार क्या होता है? इट इज अ फ्लैट बार मेड ऑफ वुड और आयरन टू स्ट्राइक ऑफ द एक्सेस सैंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉक्स आफ्टर रीमिंग। तो जब हम देखिए कैविटी के अंदर में पूरी सैंड को रीम कर देते हैं, नीचे आपका पैटर्न रखा हुआ है और वो बहुत टाइट से रीमिंग हो चुकी है, तो भी आप देखेंगे कि ऊपर की सरफेस क्या होती है, इवन नहीं होती है। यदि कहीं पर कम मिट्टी है तो हम और मिट्टी डाल के रीमिंग करेंगे, यानी हम चाहते हैं हमेशा बॉक्स से थोड़ा ज्यादा ही मिट्टी ऊपर की तरफ में निकली हुई रहे, जिससे कि मिट्टी कम नहीं पड़े। तो जब प्रॉपर रीमिंग हो जाती है तो आप देखेंगे जो बॉक्स है उसकी सरफेस से मिट्टी ऊपर की तरफ में रह गई है, तो हम चाहते हैं उसको प्लेन करें। तो उसको जब हमें प्लेन करना होता है तो हम लोगों को स्ट्राइक ऑफ बार काम में लेना होता है। स्ट्राइक ऑफ बार क्या होता है? एक तरह से वुडन या फिर मेटल का बना होता है, और ये थोड़ा सा बेवल शेप का होता है। बेवल का मतलब क्या होता है कि एक साइड से उसकी जो फेस होती है वो कम थिक होती है, एक साइड से थोड़ी ज्यादा थिक होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको लेकर के जब उसके ऊपर में रब करते हैं, मतलब बॉक्स के ऊपर में खिसकाते हैं उसको, तो जो एक्सेस सैंड है वो उसके साथ साथ मूव हो जाती है और वो वहां से स्क्रैप ऑफ हो जाती है, हट जाती है। तो हम देखते हैं उसके बाद में जो फाइनल सैंड बची है वो बिल्कुल परफेक्ट लेवल में है, किसके? बॉक्स के, जो कैविटी बॉक्स है उसके लिए, ठीक है। इट्स वन एज मेड बेवल्ड एंड सरफेस परफेक्टली स्मूथ एंड प्लेन। तो इससे हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं जो भी एक्सेसिव आपके पास सैंड है उसको। देन वी हैव वेंट वायर्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वेंट वायर आपको नजर आ रहा है। तो ये वेंट वायर क्या होते हैं? इट इज अ thin steel rod or wire carrying a pointed edge at one end and a wooden handle or bent loop at the other end। तो ये जो होता है ये पतले पतले वायर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये स्टील की रॉड्स होती हैं, बहुत पतली रॉड्स होती हैं, बहुत मोटी नहीं होती हैं, और उनका एक एंड के ऊपर या तो आप हैंडल लगा देते हैं, वुडन हैंडल, या फिर उसको टर्न कर देते हैं, गोल कर देते हैं, जिससे आप उसको पकड़ सकें। तो एक लूप बना देते हैं एक साइड में। तो उससे क्या करते हैं हम लोग कि जब आपके पास पूरी मोल्ड कैविटी बन चुकी है, अंदर पैटर्न रख चुके हैं अपन, और उसके बाद में आपने देखा कि सैंड को हम रीम करके उसके ऊपर में बना चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो हम चाहते हैं उसमें छोटे छोटे छेद करें। छोटे छोटे छेद इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मोल्टन मेटल उसके अंदर में डालेंगे, पोर करेंगे, तो उसमें से बहुत सारी फ्यूम्स और गैसेस रिलीज होंगी, और यदि वो गैसेस अंदर ट्रैप हो गई तो बहुत सारे डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे। हम आगे कभी पढ़ेंगे कि कितने तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि यदि जो हमने मोल्टन मेटल डाला उसकी गैसेस बाहर नहीं निकल पाई यदि उस कैविटी में से, तो वो अंदर ही बबल्स बना लेगी, अंदर ही कई तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट कर देगी। तो हम चाहते हैं वो जैसे ही अंदर जाए तो वो अपनी सारी फ्यूम्स, सारे गैसेस को क्या करे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे छेद बनाते हैं उस पूरी मोल्ड कैविटी के अंदर में। तो मोल्ड जो आपके पास में है मिट्टी का, उसमें आप क्या करते हैं, इनको चुभा देते हैं, यानी ऊपर से आप इसको डालते हैं और वो एक छोटा सा छेद क्रिएट कर देता है टिल योर पैटर्न, जो यहाँ पर पैटर्न टच हो जाता है। तो इस तरह से करके आप क्या करते हैं, कुछ जगह पर आप छेद क्रिएट कर देते हैं आर्टिफिशियली, जिससे कि आपकी जो गैसेज है वो बाहर निकल पाए। हमने पहले भी पढ़ा था कि पोरोसिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्या करता है, एक तरह से पोरोसिटी को एनहांस कर देता है, क्योंकि मिट्टी की पोरोसिटी तो उसकी ग्रेन साइज पर डिपेंड करेगी, बाइंडर्स पर डिपेंड करेगी, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियली हमें और ज्यादा वेंट की जरूरत है। तो हम लोग वेंट वायर की मदद से क्या करते हैं, उसको बीच बीच में हम लोग होल्स कर देते हैं, जिससे कि वहां से आपकी गैसेस रिलीज हो सके, ठीक है। तो आफ्टर रेमिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस सैंड, इट इज यूज्ड टू मेक स्मॉल होल्स कॉल्ड वेंट्स इन द सैंड मोल्ड टू अलाउ द एग्जिट ऑफ गैसेज एंड स्टीम ड्यूरिंग कास्टिंग। तो देखिए अंदर मॉइस्चर भी है, तो जब गर्म आपके पास मोल्टन मेटल आएगा तो ऑब्वियसली है कि वो जो मॉइस्चर है वो स्टीम बन के उड़ेगा, तो वो भी बाहर निकलता है इस केस में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वेंट वायर। देन द नेक्स्ट इज स्लिक्स। तो जो आप स्लिक्स देख रहे हैं, दे आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज स्मॉल डबल एंडेड मोल्ड फिनिशिंग tools which are generally used for repairing and finishing the mold surfaces and their edges after withdrawal of pattern। तो हमने बात करी कि जब आपका मोल्ड पूरा बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो हम उसमें से पैटर्न को निकाल लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जब हम पैटर्न निकालते हैं तो या तो पैटर्न निकालते समय या पैटर्न निकालने के बाद हम देखते हैं कि कहीं पर कुछ डिफेक्ट्स रह गए हैं, यानी मिट्टी जो है वो प्रॉपरली
वहां पर नहीं पहुंची है या फिर वहां पर किसी वजह से वो गिर गई है नीचे, तो वहां पर हमको उनको सबको रिपेयर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रिसाइजली माइन्यूटली हम इसको काम को करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास टूल प्रॉपर हो। हम हर एक ही टूल से सारी तरह की रिपेयर्स नहीं कर सकते, तो हम इस तरह के स्लिक्स काम में लेते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं, तो इसकी अलग अलग शेप एंड साइज होती हैं और जैसा हमारे को जरूरत होगा वैसे ही हम स्लिक्स को यूज करते हैं। और आप यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी बाहर से ले लेंगे और उसको इस पे लेकर के, और अंदर जो भी आपके पास कैविटी में डैमेज हुआ है या फिर वहां से पील ऑफ हो गई है मिट्टी, तो वहां पर हम रिपेयर कर देंगे इससे। ठीक है, यहाँ पर एक पीछे भी आपको एक ये डायग्राम दिखाया हुआ है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्लिक्स। फाइन, सो दिस इज अबाउट द स्लिक्स। तो ये रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग टूल है अगेन। देन वी हैव स्वैब। स्वैब क्या होता है? दिस इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ब्रश टाइप टूल होता है। इसके एक एंड पे ब्रश रहता है, एक एंड पे हैंडल रहता है। It has a small hemp fiber brush used for moistening the edges of sand molds which are in contact with pattern surface before withdrawing the pattern। तो जब हम पैटर्न निकालते हैं, मिट्टी में से अलग करते हैं उस पैटर्न को, लकड़ी के पैटर्न को, तो हम यदि डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है जो मिट्टी है वो आपके जो वुडन पैटर्न उस पर चिपकी हुई हो और ज्यादा डैमेजेस हो जाए सरफेस पे, तो आपको ज्यादा रिपेयर करनी पड़ेगी। तो निकालने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी सरफेस होती है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, वहां पर हम इस ब्रश से क्या करते हैं, उसको मॉइस्चनिंग कर देते हैं, यानी हल्का सा गीला करके हम उन सरफेसेस पे इसको घुमा देते हैं, जिससे कि जो सरफेसेस हैं उनका टूटने का चांस कम से कम हो जाए। तो हम धीरे से उस टाइम में पैटर्न को निकाल लेते हैं। इट इज यूज फॉर स्वीपिंग अवे द मोल्ड सैंड फ्रॉम द मोल्ड सरफेस एंड पैटर्न। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारे को थोड़ी बहुत मिट्टी भी अलग करनी है तो भी हम इससे स्वीप कर देते हैं। जैसे झाड़ू लगाते हैं उसी तरह से हम इसको भी धीरे धीरे घुमा करके, कोई मिट्टी के कण यदि अंदर दिख रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वैब। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ स्वैब। देन वी हैव गेट कटर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गेट क्या होता है। तो गेट हम उस कैविटी को बोलते हैं जहां से मेटल हम लोग अंदर पोर करते हैं। जब हमारी पूरे की पूरी मोल्ड कैविटी तैयार हो जाती है तो हम उसको बंद करके और उसके अंदर में मोल्टन मेटल अंदर डालते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ में जब स्क्रू पिन जाती है उसके बाद में क्या होता है, हम नहीं चाहते कि जो मोल्टन मेटल है वो एकदम से अंदर चला जाए। वो नीचे तो चला गया, ग्रेविटी से नीचे तो चला गया स्लांट हाइट से, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो नीचे की भी कैविटी है, नीचे से भी वो डायरेक्ट क्या करे, सीधे कैविटी में नहीं जाए, हम उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। यानी जो आपके पास पैटर्न है उससे हम थोड़ा सा साइड में स्क्रू पिन को रखते हैं, जिससे कि वहां सब तो मेटल आपका चला गया और नीचे आपको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना होता है किसको, आपकी जो कैविटी है उसको आपके पैटर्न के साथ में। आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो वहां से लेके वहां तक का जो गैप होगा उसको हम क्या करते हैं, गेट कटर से, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर एक ये कर्व शेप दिख रही है आपको, तो ये सेमी स्फेरिकल शेप क्रिएट करेगा एक तरह से। और जब आप इसको मिट्टी में चलाएंगे तो एक आप देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप आपकी कट हो रही है, सेमी सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं आप उसको। तो आधी नीचे से मिट्टी कट हो जाएगी, तो जो आपका मोल्टन मेटल आएगा वो पहले नीचे आएगा और नीचे आने के बाद क्या करेगा, उस गेट से होता हुआ, वो जो गेट है उससे फ्लो होता हुआ वो अंदर अपने पैटर्न के अंदर तक जाएगा। तो दिस इज हाउ अवर फाउंड्री एग्जिस्ट एंड वर्क। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, हमारी कैविटी को भरते हैं। तो ये जो गेट काटने का काम होता है ये होता है गेट कटर की मदद से। सो गेट कटर इज अ स्मॉल शेप पीस ऑफ शीट मेटल कॉमनली यूज्ड टू कट रनर्स एंड फीडिंग गेट्स फॉर कनेक्टिंग स्क्रू होल विथ मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो हम मोल्ड कैविटी को इससे जोड़ने के लिए हम लोग गेट कटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल है, हम इसको आगे यूज करते हुए भी देख पाएंगे। देन वी हैव बेलोज। तो बेलोज आप देख रहे हैं, तो बेलोज क्या होते हैं, एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि एक रबर का आपके पास एक स्फेरिकल हॉर्न हुआ करता था पहले, जिसको आप दबाते थे तो वो ब्लो करता था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम चाहते थे कि उसमें से हवा पास करें, तो हम लोगों को कई बार हवा देनी पड़ती है, जिससे कि अंदर कोई यदि सैंड पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो थोड़ी हवा के साथ में बाहर निकल जाएं। ठीक है, या कोई छोटा मोटा फॉरेन एलिमेंट है या कोई छोटा मान लीजिए कोई भी हल्का सा भी मान लीजिए बाल है या फिर कोई भी किसी चीज का पंख आ गया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हम चाहते हैं उसके अंदर हवा ब्लो कराएं। तो हवा ब्लो कराने के लिए हम माउथ से हवा ब्लो नहीं करा सकते हैं, तो हमें थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हवा चाहिए, तो वी आर रिक्वायरिंग बेलोज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, दिस इज अ शेप ऑफ बेलो। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए कि ये ऊपर का जो पोर्शन है और नीचे का पोर्शन है ये आपका वुडन का बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आपके पास लेदर का एक पूरा का पूरा बैग बना हुआ है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से कवर्ड है, बंद है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंटेड इसका एंड है और यहाँ से एक होल दिया हुआ है। तो होता ये है कि जब आप इस एंड को और इस एंड को लकड़ी के दूर करेंगे तो इस
जो लेदर पोर्शन है इसके अंदर हवा भर जाएगी, हवा आ जाएगी। उसके बाद अब आप जैसे इसको फोर्सफुली प्रेस करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो जो हवा है वो तेजी से इस होल से बाहर निकलेगी। तो आप क्या करते हैं, इसको खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं, तो आप जितनी टाइटली इसको बंद करेंगे उतनी तेजी से हवा इसमें से बाहर निकलेगी। तो यही काम बेलो का होता है। तो बेलोज आर यूज्ड फॉर सच पर्पस। So bellow gun is shown. It is hand operated leather made device equipped with compressed air jet to blow or pump air when operated. जब हम इसको ऑपरेट करेंगे और रिक्वायर्ड होगा। It is used to blow away the loose or unwanted sand from the surface of the mold cavity. तो जो mold cavity है आपकी, उसके अंदर से या सरफेस पे से यदि सैंड के पार्टिकल्स आपको हटाने हैं, then you can blow this air with the help of bellows. I hope all of you understand this. Then we have draw spikes. तो draw spikes क्या होते हैं? स्पाइक्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो जूते होते हैं जिनके नीचे नेल्स लगे रहते हैं, जो फुटबॉल वगैरह में स्पाइक्स यूज करते हैं हम, तो उसमें नेल्स लगे रहते हैं, पेनी पेनी नुकीली टेक्सचर रहता है। तो उसी तरीके की चीजें हम लोग ड्रॉ स्पाइक्स यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का वायर है। तो या तो ये तीखा वायर होता है आगे से, या फिर इसके अंदर में थ्रेड बने होते हैं, चूड़ियां कटी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या काम आते हैं कि जब आप, मैंने बात करी कि जब मिट्टी के अंदर में पैटर्न को आपने दबा दिया, पैटर्न लकड़ी का था, वो उसके अंदर में टाइटली पैक हो चुका है। जब आपको पैटर्न को अलग करना है, उसमें से निकालना है, तो पैटर्न को पकड़ेंगे कहां से? पैटर्न को पकड़ने के लिए कुछ आपको अलग से कुछ उसके अंदर में पार्ट नहीं दिया होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल प्लेन बनाना है। और वो प्लेन इतना प्लेन होता है कि आपका वो मिट्टी के साथ बराबर हो चुका है। तो अब उसको बाहर कैसे निकालें, उसको पकड़ेंगे कहां से हम? तो हम क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स रखते हैं। तो उन होल्स के अंदर में या तो हम ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉ स्पाइक, ये नुकीली चीज को हम वापस से अंदर घुसाते हैं, उसके अंदर इंपर्च कराते हैं, नुकीली होती है तो ये जो कैविटी होती है वुडन, उसके अंदर चली जाती है। और फिर हम धीरे धीरे इनकी मदद से क्या करते हैं, उन पैटर्न्स को बाहर निकालते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, उसमें हम पहले से मेटल के होते हैं, तो उनके अंदर में चूड़ियां बनी होती है, यानी कि थ्रेड्स बने होते हैं मेटल के पैटर्न्स के अंदर में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस तरह के स्पाइक्स को यूज करते हैं और इसको हम रोटेट करते हैं। तो ये जो थ्रेड होती है, ये जो आपके चूड़ियां होती हैं, ये उन थ्रेड्स में चली जाती हैं। और उस तरह से क्या होता है, ये पकड़ने के लिए आपके पास उस पैटर्न को एक सपोर्ट बन जाता है। और उनकी मदद से आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पैटर्न को उस मिट्टी में से अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। So these are called spikes. It is a tapered steel rod having a loop or ring at its one end. तो एक एंड पे आप देख रहे हैं लूप है, and a sharp point at other. It may have screw threads on the end to engage metal patterns for it withdrawal from the mold. तो जब हम मोल्ड में से निकालते हैं उसके ये काम में आते हैं। So I hope all of you understand this. Draw spikes. Then the important point जो हम फाउंड्री में यूज करते हैं वो है मोल्डिंग बॉक्स। तो जो मोल्डिंग बॉक्स होते हैं जिसमें हम पूरी मोल्डिंग करने वाले हैं, पहले हम पैटर्न रख करके मिट्टी डाल के इसके अंदर में ही हमारा खांचा बनाएंगे, और उसके बाद इन्हीं खांचों में क्या करेंगे, हम ऊपर से मोल्टन मेटल को डालेंगे। सो मोल्डिंग बॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड मोल्डिंग फ्लास्क। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि कोई पूछता है मोल्डिंग फ्लास्क क्या होता है, तो इट इज अगेन द सेम थिंग। मोल्डिंग बॉक्स ही को मोल्डिंग फ्लास्क बोलते हैं। इट इज अ फ्रेम और बॉक्स ऑफ वुड और मेटल। तो देखिए दोनों शेप में आता है, दोनों मटेरियल्स में आता है, या तो ये लकड़ी का हो सकता है या मेटल का भी बना हो सकता है, क्योंकि हम बार बार यूज करते हैं। आप फाउंड्री शॉप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस काम में लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज कि कितना बड़ा आपके पास में जो आपका पैटर्न है, जो फाइनल कास्टिंग कितनी बड़ी बनेगी। मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल नलका बना रहे हैं, छोटा सा नलका है जो आपके घरों में होता है, तो वो आप एक छोटा बॉक्स ले सकते हैं, उसके अंदर में भी आपका वो बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा वॉल बना रहे हैं, आपने देखा होगा बिसलपुर लाइन के ऊपर में बड़े बड़े वॉल्स लगे, वो सभी कास्टिंग से बने हुए हैं। ठीक है, फाउंड्री में उनको बनाया जाता है। तो इतने बड़े जब आपके पास में वॉल्स बने हुए हैं, तो उतने बड़े वॉल्स को बनाने के लिए हमें उतने ही बड़े बॉक्सेस की जरूरत होगी, क्योंकि उसी में हम कैविटी बना सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े, मतलब आदमी अंदर खड़ा हो जाए, इससे भी बड़े बड़े बॉक्सेस काम में लिए जाते हैं फॉर फाउंड्री पर्पज। तो ये मेटल के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, ऊपर का जो बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं कोप, और जो नीचे का बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पर कोप और ड्रैग हम लोग काम में ले रहे हैं। तो ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज ड्रैग एंड दिस वन इज कोप। और इन दोनों के अंदर हम चाहते हैं कि इनका अलाइनमेंट चेंज नहीं हो, मतलब ये बॉक्स बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर रखने में आए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लग्स आपने दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, ड्यू पिन लगी हुई है। ये जो पिन है ये इस लग में से पास होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका अलाइनमेंट दोनों का क्या है, प्रॉपर है। यानी थोड़ा भी लेफ्ट राइट होगा तो आपकी कास्टिंग जो अंदर से मिलने वाली थी वो लेफ्ट राइट हो जाएगी, यानी उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, वो सही नहीं कहलाएगी। तो हम चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग कोप एंड ड्रैग को अलाइन रखने के लिए लग्स और डॉटेल पिन को यूज करते हैं फॉर अलाइनमेंट पर्पज। ठीक है, तो हमेशा जितनी बार भी आप खोल के यदि जोड़ेंगे तो भी वो हमेशा परफेक्ट ही
अलाइंड होगा, बिल्कुल सीधा ही बॉक्स से जुड़ेंगे दोनों, कभी लेफ्ट राइट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम देखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से फाउंड्री में पैटर्न रखते हैं, किस तरह से कैविटी बनाते हैं, किस तरह से हम लोग उसको आगे काम करते हैं। तो दिस इज अबाउट द मोल्डिंग बॉक्सेस। So thank you so much to all of you for being with me.